नमस्कार। आरएसएम में आपका स्वागत है। हम कोई भविष्यवक्ता नहीं हैं और ना ही हम शोधकर्ता हैं और ना ही आकलन करता। फिर भी जो रिवाज चला जा रहा है उस रिवाज की पूर्ति में चूरू जिले की 6 विधानसभा क्षेत्रों के बारे में जो जनता से सुनी, एग्जिट पोल में जो देखा, हमने जो चुनाव के दौरान 6 विधानसभा क्षेत्र की यात्राएं की और विभिन्न भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, निर्दलीय, बसपा, माकपा, इन सब के चुनाव कार्यालयों की और जनता की जो प्रतिक्रिया हमने देखी और सुनी, उसके आधार पर चूरू जिले की 6 विधानसभा क्षेत्रों का जो हमारा अपना आकलन है, पता नहीं ये सही होगा या नहीं होगा, क्योंकि वर्तमान समय में बहुत से मतदाता ऐसे भी हैं जो मतदान करने के बाद बाहर निकलकर वस्तु स्थिति किसी को बताते नहीं हैं। और जिस तरह से कांग्रेस और भाजपा दोनों बात कर रही है अंडर करंट की, तो अंडर करंट का तो करंट लगने पर ही पता चलता है कि वास्तव में करंट है। ऐसे में हमारा अपना सिर्फ नजरिया है, जरूरी नहीं है कि वे ही सत्य है। सत्य वही होगा जो 3 दिसंबर को ईवीएम खुलने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन रिवाज और परंपरा जिस तरह की चली आ रही है और 25 नवंबर के मतदान के बाद एक ही चर्चा, चाय की दुकान, पान की दुकान, खेत खलियान, शादी विवाह, मृत्यु के अवसर पर जहां भी लोग इकट्ठे होते हैं, इन दिनों एक ही चर्चा है। जिस तरह से मकर संक्रांति पर वो काटा वो मारा, 8-8, 10-10 पतंगे जब आपस में भिड़ जाती है तो वास्तव में किसी को पता नहीं कि किसने किसको काटा, लेकिन फिर भी शोर होता है। और वही शोर इन दिनों गली मोहल्लों, चौक चौबारों, जहां भी इंसान एक साथ बैठता है, चर्चा इन दिनों सिर्फ ये एक ही है। ऐसे में हम भी जितना हमारा विवेक है, जितना हमारी क्षमता है, उसके हिसाब से चूरू जिले के उम्मीदवारों का आकलन जातीय आधार, गत विधानसभा चुनावों में बूथ वाइज निकले मतदान के आधार पर और वर्तमान में इस चुनाव में जो कुछ जाति विशेष, कुछ वर्ग विशेष में जो उत्साह और उत्साह का अभाव और बहुत से ऐसे समाज जिन्होंने पहली बार अपनी लीक से हटकर मतदान किया है, उसके आधार पर हम हमारा आकलन आपके सामने पेश कर रहे हैं। एक बार पुनः मैं कह दूं, वास्तव में परिणाम वही होगा जो 3 दिसंबर को निकलेगा, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आकलन है, परिणाम नहीं है।
तो सबसे पहले बात करते हैं हम नमस्कार। अब बात करते हैं सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र की। सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र चूरू जिले का वह क्षेत्र है जहां पहले दिन से ही भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी को लेकर सिर फुटबल बना हुआ था और अंततोगत्वा भारतीय जनता पार्टी ने बीदासर के प्रधान संतोष मेघवाल को उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा और उसका भी भारी विरोध किया गया। धीरे धीरे असंतुष्टों को मनाने का अभियान चलाया गया और जो सार्वजनिक रूप से विरोध कर रहे थे असंतुष्ट, उस पे विराम भी लगा। लेकिन ये बात भी पहले दिन से ही उभरी कि सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के मनोज मेघवाल भारी उम्मीदवार के रूप में जनता के मन पर छा गए हैं और आखिरी समय में सुजानगढ़ को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जिला घोषित कर देना भी इसका एक प्रमुख कारण माना जा रहा है। लेकिन असल में स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल मेघवाल की जो विरासत है, उस विरासत के भंवरलाल मेघवाल के करीबी बहुत से संरक्षक अभी दुनिया में हैं और उन्होंने मनोज मेघवाल का कवच बनते हुए सारा मैदान अपने स्तर पर संभालने में चुनाव प्रचार के दौरान सफलता भी प्राप्त की। इंसान गलतियों का पुतला है। हो सकता है मनोज मेघवाल से अपने 2 साल के अल्प विधायकी काल में कुछ लोग नाराज हुए हों, लेकिन त्वरित गति से मनोज मेघवाल और उनके सहयोगी ने उन सब पर विजय प्राप्त कर ली और सभी कांग्रेस के लोग पहली बार खुलकर मनोज मेघवाल के पक्ष में सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जुट गए। एक और मनोज मेघवाल की मजबूती का कारण रहा सुजानगढ़ निवासी पूर्व प्रधान पूषाराम गोदारा का रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस का टिकट मिलना। पूषाराम गोदारा को कांग्रेस का टिकट मिलने के बाद सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मनोज मेघवाल का विरोध करने वाले लोग शांत हो गए और वे सभी रतनगढ़ में पूषाराम गोदारा जीते इस अभियान में जुट गए और उन्होंने मनोज मेघवाल को अभी सहयोग किया और अपने जीतने के लिए मनोज मेघवाल का सहयोग लिया। ऐसे में सुजानगढ़ और रतनगढ़ के उम्मीदवारों के आपसी सामंजस्य के चलते पहले दिन से ही मनोज मेघवाल मजबूत प्रत्याशी के रूप में चूरू जिले की राजनीति में उभर चुके थे। प्रारंभ में ही 6 विधानसभा क्षेत्रों में अगर सबसे पहली सीट कांग्रेस के लिए जीतने योग्य मानी जा रही थी तो वह विधानसभा क्षेत्र सुजानगढ़ ही था। ऐसे में हर राजनीतिक विश्लेषक, एग्जिट पोल, अन्य सभी समाचार एजेंसियां भी सुजानगढ़ में मनोज मेघवाल को भारी उम्मीदवार मानते हैं और मनोज मेघवाल के साथ इस बार जाट मतदाताओं ने जो सहयोग किया है
उस सहयोग के चलते मनोज मेघवाल के चुनाव परिणाम में कोई शंका बाकी नहीं लगती। ऐसे में हमारा भी ये मानना है कि सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मनोज मेघवाल अच्छे खासे मार्जिन से जीतने की संभावना है। नमस्कार, अब बात करते हैं रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र की। रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में इस बार राजनीतिक परिस्थितियां बिल्कुल अलग तरह की सामने आई है। यहां कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में पूषाराम गोदारा तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में अभिनेश महर्षि चुनाव मैदान में हैं, तो राधेश्याम प्रजापत निर्दलीय के रूप में इस लक्ष्य के साथ चुनाव मैदान में हैं कि मुझे तो मेरे प्रजापत समाज के वोटों की गिनती दिखानी है और अभिनेश महर्षि को विधानसभा चुनाव में जाने से रोकना मेरा लक्ष्य है। लोकसभा के एक चुनाव में तारानगर के लक्ष्मीनारायण प्रजापत ने भी इसी लक्ष्य को मानकर चुनाव लड़ा था और याद कीजिए, उस लोकसभा चुनाव में लक्ष्मीनारायण प्रजापत ने निर्दलीय के बावजूद 60,000 से अधिक वोट लेने में सफलता प्राप्त की थी। तो यदि राधेश्याम प्रजापत को प्रजापत समाज, जिनके यहां अच्छे खासे वोट हैं, वो अपना लेता है पूरी तरह से, तो ये निश्चित मानिए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अभिनेश महर्षि पिछड़ गए हैं, क्योंकि राधेश्याम प्रजापत और उनके समर्थक 15,000 वोट लेने का दावा कर रहे हैं और 15,000 वोट इस टफ प्रतिद्वंदिता में भारतीय जनता पार्टी से कटकर अलग जाने का मायना यह होगा कि कांग्रेस के प्रत्याशी ने बढ़त ले ली है। लेकिन यदि राधेश्याम प्रजापत अपने दावे के मुताबिक वोट नहीं ले पाते हैं, तो इस बार लगता है कि रतनगढ़ का चुनाव बहुत ही करीबी भी हो सकता है, क्योंकि दावे हैं, दावों को क्या पता, तो ईवीएम खुलने पर ही चलेगा कि किसके दावे में कितना दम था। यह बात निश्चित है, पूषाराम गोदारा कांग्रेस के प्रत्याशी और उनके पुत्र महेंद्र गोदारा 2018 के चुनाव में पिछड़ने के बाद से ही रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे और पूरे 5 साल का एक ही लक्ष्य जब इंसान करके चलता है तो निश्चित रूप से बहुत से परिवर्तन करने में सफल हो जाता है। पूषाराम शर्मा पिछला चुनाव सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के 13 पंचायतों में अनुसूचित जाति जनजाति के सहयोग नहीं करने के कारण हार गए थे, लेकिन इस बार ऐसा माना जा रहा है कि सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र की ये 13 पंचायतें जो हैं, उनमें पूषाराम गोदारा के पक्ष में जबरदस्त मतदाताओं का सहयोग रहा है और पूषाराम गोदारा के पक्ष में कांग्रेस का परंपरागत जो समीकरण है, जाट, अनुसूचित जाति जनजाति और मुस्लिम,
इन तीनों की दृष्टि से भी देखें तो पूषाराम गोदारा भारी दिखाई देते हैं। तो दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी भाजपा के प्रत्याशी अभिनेश महर्षि अपने परंपरागत कि आज तक रतनगढ़ से ब्राह्मण उम्मीदवार जीता है, इसके आधार पर चुनाव तो लड़ रहे हैं। लेकिन यहां यह भी नहीं भूलना चाहिए कि अभिनेश महर्षि का खुला विरोध रतनगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के एक ग्रुप, जिसको सप्तऋषि मंडल के रूप में जाना जाता है, वो सार्वजनिक रूप से विरोध कर रहा था। तो ये बात तो निश्चित है कि इस चुनाव में रतनगढ़ में शहरी क्षेत्र जहां भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुआ करती है, उत्साह का अभाव स्पष्ट रूप से देखा गया था। और एक और बात जो अभिनेश महर्षि के विपक्ष में राजनीतिक जानकार मानते हैं कि ऐसा भी पहली बार हो रहा है रतनगढ़ की राजनीति में कि राजपूत मतदाताओं में भी एक वर्ग अभिनेश महर्षि के विरोध में काम कर रहा था। और अगर मतदान के दिन तक उनका विरोध कायम रहा तो फिर पूषाराम गोदारा कांग्रेस प्रत्याशी को तो दुगना फायदा होने को जा रहा है। उत्साह का अभाव और मतदान के बाद अभिनेश महर्षि प्रत्याशी भाजपा के व्यक्तिगत प्रशंसक और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोगों के उत्साह में कमी, और जो अपने आप को जाट विरोधी मानसिकता का भी मानते हैं, उनका भी यह कहना कि अभिनेश महर्षि पिछड़ रहे हैं, कहीं न कहीं शक पैदा कर रहा है। और ये अब बात करते हैं चूरू विधानसभा क्षेत्र की, जहां से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं रफीक मंडेलिया और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं हरलाल सारण। यह सीट भी अपने आप में जिला मुख्यालय की सीट होने और हरलाल सारण राजेंद्र राठौड़ के निजी व्यक्ति होने के कारण महत्वपूर्ण सीट के रूप में सामने आई है। 2008 के चुनाव में भी हरलाल सारण ने यहां से चुनाव लड़ा था और उस वक्त कांग्रेस के प्रत्याशी थे हाजी मकबूल मंडेलिया। उस चुनाव में 1,45,000 के लगभग मत गिरे थे, जिनमें शहरी क्षेत्र में हरलाल सारण 11,000 वोटों से पीछे रहे थे, तो ग्रामीण क्षेत्र में 3,000 वोटों से आगे रहे थे। लगभग 8,500 वोट से वह चुनाव हरलाल सारण हार गए थे। तो 2018 में राजेंद्र राठौड़ रफीक मंडेलिया के सामने प्रत्याशी के रूप में थे और इस चुनाव में बेहद करीबी मुकाबला हुआ था। राजेंद्र राठौड़ 1850 मतों से चुनाव जीत पाए थे और इस चुनाव में लगभग 1,80,000 के करीब वोट पड़े थे। इस चुनाव में राजेंद्र राठौड़ शहरी क्षेत्र से
800 के करीब वोटों से पीछे रहे थे, तो ग्रामीण क्षेत्र में 8,650 वोटों से आगे रहे थे। 2008 का चुनाव जब हरलाल सारण आर्य हार गए थे, तो ऐसा जनता में एक मैसेज गया था कि राजेंद्र राठौड़ ने हरलाल सारण को टिकट तो दिया है, लेकिन उनके समाज के लोगों ने और शहर में ब्राह्मण और मूल ओबीसी ने उस चुनाव में एक नारा दिया था, जट्टे से कट्टा भला। और उस चुनाव में उस वक्त के सभापति भारतीय जनता पार्टी के रमाकांत ओझा की अगुवाई में सोती धर्मशाला में सैकड़ों लोगों ने मीटिंग कर रफीक मंडेलिया के परिवार में उनके पिता हाजी मकबूल मंडेलिया का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन किया था। इस बार के चुनाव में कुल मतदान 1,96,000 के करीब हुआ है, जिसमें से शहरी क्षेत्र में चूरू शहर में 67,975 और कुल 76,000 वोट शहरी क्षेत्र में पड़े। तो दूसरी ओर रतननगर में 7,000 के करीब, इस तरह से 76,000 कुल मतदान शहरी क्षेत्र में हुआ। तो ग्रामीण क्षेत्र में इस बार 1,22,000 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया है। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष लालचंद सैनी जहां 76,000 शहरी मतों में से भाजपा के हरलाल सारण को मात्र 15 से 16,000 वोट दे रहे हैं, और रफीक मंडेलिया की शहरी क्षेत्र से लीड 35 से 40,000 के बीच में बता रहे हैं। पता नहीं ये लालचंद सैनी का दावा है, लेकिन चूरू शहर में मदीना मस्जिद के 2 बूथ, तेलीवाड़ा के 2 बूथ, लोहिया कॉलेज के 2 बूथ, बालिका महाविद्यालय के बूथ, जैन स्कूल के बूथ, पूर्णानंद संस्कृत विद्यालय के बूथ, बागला स्कूल के 3 बूथों में से बूथ, और नानीबाई मर्दा पंखा रोड के 3 बूथ तथा नानीबाई मर्दा स्कूल भूतियाबास के 2 बूथ जहां सैनी समाज का बाहुल्य है, गोविंदका स्कूल के 3 बूथ जिनमें से 1.5 से 2 बूथों पर सैनी समाज का बाहुल्य है, वाल्मीकि बस्ती की राजकीय स्कूल के 2 बूथ, कुल मिलाकर 68 बूथों में से लगभग 30 बूथ ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी का बाहुल्य है या सैनी समाज का बाहुल्य है। अब बात करते हैं चूरू विधानसभा क्षेत्र की, जहां से
कांग्रेस के प्रत्याशी हैं रफीक मंडेलिया और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं हरलाल सारण। यह सीट भी अपने आप में जिला मुख्यालय की सीट होने और हरलाल सारण राजेंद्र राठौड़ के निजी व्यक्ति होने के कारण महत्वपूर्ण सीट के रूप में सामने आई है। 2008 के चुनाव में भी हरलाल सारण ने यहां से चुनाव लड़ा था और उस वक्त कांग्रेस के प्रत्याशी थे हाजी मकबूल मंडेलिया। उस चुनाव में 1,45,000 के लगभग मत गिरे थे, जिनमें शहरी क्षेत्र में हरलाल सारण 11,000 वोटों से पीछे रहे थे, तो ग्रामीण क्षेत्र में 3,000 वोटों से आगे रहे थे। लगभग 8,500 वोट से वह चुनाव हरलाल सारण हार गए थे। तो 2018 में राजेंद्र राठौड़ रफीक मंडेलिया के सामने प्रत्याशी के रूप में थे और इस चुनाव में बेहद करीबी मुकाबला हुआ था। राजेंद्र राठौड़ 1850 मतों से चुनाव जीत पाए थे और इस चुनाव में लगभग 1,80,000 के करीब वोट पड़े थे। इस चुनाव में राजेंद्र राठौड़ शहरी क्षेत्र से 6,800 के करीब वोटों से पीछे रहे थे, तो ग्रामीण क्षेत्र में 8,650 वोटों से आगे रहे थे। 2008 का चुनाव जब हरलाल सारण हार गए थे, तो ऐसा जनता में एक मैसेज गया था कि राजेंद्र राठौड़ ने हरलाल सारण को टिकट तो दिया है, लेकिन उनके समाज के लोगों ने और शहर में ब्राह्मण और मूल ओबीसी ने उस चुनाव में एक नारा दिया था, जट्टे से कट्टा भला। और उस चुनाव में उस वक्त के सभापति भारतीय जनता पार्टी के रमाकांत ओझा की अगुवाई में सोती धर्मशाला में सैकड़ों लोगों ने मीटिंग कर रफीक मंडेलिया के परिवार में उनके पिता हाजी मकबूल मंडेलिया का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन किया था। इस बार के चुनाव में कुल मतदान 1,96,000 के करीब हुआ है, जिसमें से शहरी क्षेत्र में चूरू शहर में 67,975 और कुल 76,000 वोट शहरी क्षेत्र में पड़े। तो दूसरी ओर रतननगर में 7,000 के करीब, इस तरह से 76,000 कुल मतदान शहरी क्षेत्र में हुआ। तो ग्रामीण क्षेत्र में इस बार 1,22,000 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया है। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष लालचंद सैनी जहां 76,000 शहरी मतों में से भाजपा के हरलाल सारण को मात्र 15 से 16,000 वोट दे रहे हैं और
रफीक मंडेलिया की शहरी क्षेत्र से लीड 35 से 40 हजार के बीच में बता रहे हैं। पता नहीं ये लालचंद सैनी का दावा है, लेकिन चूरू शहर में मदीना मस्जिद के 2 बूथ, तेलीवाड़ा के 2 बूथ, लोहिया कॉलेज के 2 बूथ, बालिका महाविद्यालय के बूथ, जैन स्कूल के बूथ, पूर्णानंद संस्कृत विद्यालय के बूथ, बागला स्कूल के 3 बूथों में से बूथ और नानीबाई मर्दा पंखा रोड के 3 बूथ तथा नानीबाई मर्दा स्कूल भूतियाबास के 2 बूथ जहां सैनी समाज का बाहुल्य है, गोविंदका स्कूल के 3 बूथ जिनमें से 1.5 से 2 बूथों पर सैनी समाज का बाहुल्य है, वाल्मीकि बस्ती की राजकीय स्कूल के 2 बूथ, कुल मिलाकर 68 बूथों में से लगभग 30 बूथ ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी का बाहुल्य है या सैनी समाज का बाहुल्य है।